Hello everyone. Today the topic which I'm gonna discuss about is nucleic acid. If we discuss about its discovery, then Frederick Mercier was first discovered nuclei in the pus cells of human and he named as nucleon. फ्रेडरिक मर्चियर वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने पस सेल्स के न्यूक्लियस से इसको डिस्कवर किया था और इसने इसको न्यूक्लिन का नाम दे दिया था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट था आल्टमैन जिसने इस टर्म को न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया और आज तक हम इसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं और ये मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। और न्यूक्लियोटाइड्स थ्री बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनती है: नाइट्रोजनियस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स लिविंग सेल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है और ये डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर एंड दीज आर आल्सो द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स लाइक एनएडी पॉजिटिव एंड एफएडी और ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बॉडी के अंदर कंट्रोल करती है। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स वो होती हैं कि अगर बेस शुगर और इनके साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो ये जब तीनों आपस में अटैच होंगे तो ये आपस में कलेक्टिवली कहलाएंगी न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर बेस और शुगर साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा तो ये कहलाएंगी न्यूक्लियोसाइड। And if base and sugar is attached, then it is collectively known as nucleoside. But if base, sugar, and phosphate group is attached, it is collectively called nucleotide. As you see the picture that if base and sugar is attached together, then it collectively referred to as nucleoside. But if phosphate groups, that is mono, di, tri, is attached, then it is known as nucleotide. And purines and pyrimidines are also included in nucleotides. एंड प्यूरिन्स की अगर हम बात करें तो प्यूरिन्स के अंदर एडिनिन और गुआनिन आती हैं जबकि पायरिमिडीन्स के अंदर थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल आती है। नाइट्रोजनियस बेसिस जो होती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होती हैं। एरोमेटिक मतलब ये बेंजीन लाइक रिंग बनाती हैं और हाइड्रोसाइक्लिक का मतलब है कि इनके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इनकी 2 टाइप्स होती हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स 2 कार्बन रिंग्स बनाती हैं और इसकी नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं अगर हम इसको नोमेनक्लेचर के लिहाज से देखें तो। लेकिन जो पायरिमिडीन है जो सिंगल रिंग कार्बन होती है और इसके अंदर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नंबरिंग करते हैं। पायरिमिडीन्स के अंदर आती हैं हमारे पास जो बेसिस आती हैं वो साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन होती है। यूरासिल जो कि आरएनए के अंदर होती है और थायमीन जो कि डीएनए के अंदर होती है। लेकिन प्यूरिन्स के अंदर एडिनिन और गुआनिन आती हैं। जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर जो प्यूरिन्स हैं वो सेम होती हैं यानी एडिनिन और गुआनिन इन दोनों के अंदर सेम होंगी। जबकि जो प्यूरिन्स की जो पायरिमिडीन्स की साइटोसिन होगी वो भी सेम होगी लेकिन जो पायरिमिडीन की थायमीन होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर थायमीन होगी और आरएनए के अंदर ये यूरासिल होगी और डीएनए की जो थायमीन है और आरएनए की जो यूरासिल है इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि किसी एक के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और किसी एक पर प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम शुगर्स की बात करें तो पेंटोज शुगर यानी कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो शुगर्स होती है वो पेंटोज होती है यानी कि 5 कार्बन पर ये मुश्तमिल होती हैं और डीएनए के अंदर ये डी ऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए के अंदर ये डी राइबोज होती है और दोनों ये बीटा फ्यूरिनस पोजीशन पे होती हैं यानी कि ये 5 रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं और ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाती हैं। डीऑक्सीराइबोज जैसे कि आप ये पिक्चर में देखेंगे अगर कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन अटैच है तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। लेकिन अगर कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप अटैच होगा तो ये राइबोज बन जाएगा और ये दोनों 5 कार्बन शुगर है। न्यूक्लियोटाइड्स एंड फास्फोडाइस्टर की बॉन्ड की बात करें तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है उसके कार्बन नंबर 5 से अगर हम वाटर को रिमूव करवाएं तो इससे हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड कैसे बनता है कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से OH ग्रुप को अगर हम H ग्रुप को रिमूव करवाएं यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव कराएं तो इससे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा और यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा।
क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की बात करें तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, डीएनए के अंदर पाया जाता है। और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये न्यूक्लियस वगैरह के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर क्लोज नहीं होता, डायरेक्टली ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और यूकैरियोट्स के अंदर इट फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स विद स्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमैटिन। ये एक कम्प्लेक्स बनाता है स्टोन प्रोटीन के साथ जिसको हम क्रोमैटिन का नाम देते हैं। और राइबोन्यूक्लिक एसिड ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है इसके अंदर, यानी कि ट्रांसलेशन होती है, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन करता है और इससे हमारे पास प्रोटीन बन जाती है। और जो इसकी डिफरेंट टाइप्स है, माइक्रोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाती है। अगर हम लास्ट है इसके फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी। इसके अलावा जो जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कौन करवाता है, आरएनए करवाता है। और इसके अलावा डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग भी यूज़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर स्टोर हो रही होती है। और यहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये क्रिमिनल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।